नमस्कार। भारत का प्राचीन इतिहास अनेकानेक जन समुदायों के उद्भव और उत्कर्ष से भरा हुआ है, जिनमें से कई अत्यंत प्रभावशाली थे तो कुछ रहस्यमय भी। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे ही एक समुदाय का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है नाग। नाग जनजाति भारतीय प्राचीन इतिहास की उन रहस्यमय और शक्तिशाली जनजातियों में से एक थी जिनका अस्तित्व भारतीय सभ्यता की गहराइयों में व्याप्त है। तो आइए जानते हैं नाग समुदाय के उत्थान और गौरव और पराक्रम के बारे में। पुराणों, महाकाव्यों और लोक कथाओं में नागों का वर्णन केवल सर्प रूप में नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मानव जनजाति के रूप में भी मिलता है। नाग मूलतः एक योद्धा और पर्वतीय जाति मानी जाती है जिनका निवास स्थल आरंभ में हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रेणियों से लेकर पश्चिमी भारत के प्रदेशों तक विस्तृत था। पुराणों और महाकाव्यों में नागों का वंश अत्यंत समृद्ध और विस्तृत बताया गया है। वासुकी, अनंत, तक्षक, कालीय, पद्म, करकोटक, कुलिक और शंख जैसे नाम केवल देवकथाएं नहीं हैं बल्कि अलग अलग नागवंशों या कुलों के प्रतीक हैं। नागों का उद्गम प्रागैतिहासिक काल में उन जनों से हुआ जो आर्यों से पूर्व भारत के उत्तर पश्चिम भागों में निवास करते थे। ऋग्वेद में नागों का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, परंतु सरस्वती क्षेत्र, सिंधु प्रदेश और तक्षशिला के आसपास की पहाड़ियों में नाग उपासना के प्रमाण मिलते हैं। धीरे धीरे इन जनों ने अपने स्थानीय राज्य स्थापित किए और उनका प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि नाग नाम भारतीय संस्कृति में शक्ति, संरक्षण और रहस्य का प्रतीक बन गया। नाग जनजाति भारतीय सभ्यता के विकास में एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय कड़ी के रूप में विद्यमान रही है। नागों का उल्लेख भारतीय ग्रंथों, लोक कथाओं और पुराणों में जिस आदर और भय के साथ हुआ है, उससे यह स्पष्ट है कि यह कोई काल्पनिक जाति नहीं बल्कि एक सशक्त और ऐतिहासिक रूप से प्रभावशाली जनसमूह था जिसने आरंभिक भारतीय संस्कृति, धर्म और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। नाग समुदाय के बारे में हम चर्चा करें तो ये एक विशिष्ट सांस्कृतिक समुदाय था जिसका भौगोलिक विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण के सुदूर भागों तक फैला हुआ था। उत्तर में कश्मीर और हिमालय के नाग क्षेत्र, पश्चिम में तक्षक नगरी और सिंधु घाटी, मध्य भारत में विदिशा और नागपुर तथा दक्षिण में आंध्र, कर्नाटक और केरल तक नागों के उपासना स्थल और बसाहट के प्रमाण मिलते हैं। नागों के जीवन का आधार जल, जंगल और जमीन थी। वे मूलतः पर्वतीय और अरण्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे जो प्रकृति की शक्तियों के प्रति गहन श्रद्धा रखते थे और अपने चारों ओर के पर्यावरण को ही अपनी उपासना का केंद्र मानते थे। एक तरह से नाग प्रकृति के रक्षक और पूजक बनकर उभरे और इसी से उनकी पहचान सर्प के प्रतीक से भी जुड़ी। नाग समुदाय का उल्लेख पुराण, महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में विस्तृत रूप से मिलता है। महाभारत में तक्षक नाग का उल्लेख राजा परीक्षित की मृत्यु के प्रसंग में आता है। ये तक्षक कोई पौराणिक सर्प नहीं बल्कि एक नाग राजा था जिसने कुरुक्षेत्र में आर्यों से संघर्ष किया। इसी प्रकार अर्जुन द्वारा खांडव वन का दहन भी नागों और आर्यों के बीच संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में नाग समुदाय का जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार
प्राचीन नाग समुदाय बेहद शक्तिशाली और सामर्थ्यवान समुदाय हुआ करता था। ऐतिहासिक दृष्टि से नाग जनजातियां उत्तर और मध्य भारत के अनेक राज्यों की संस्थापक रही हैं, जिनका उल्लेख पुराण और महाभारत जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाभारत में नाग समुदाय के बारे में जो विवरण मिलता है उसे देखें तो पता चलता है कि नागों और आर्यों के बीच का संबंध प्रारंभ में सौहार्दपूर्ण नहीं था। अर्जुन द्वारा खांडव वन का दहन और तक्षक नाग का प्रतिशोध इस बात का संकेत है कि आर्य विस्तार के दौरान नागों के राज्य और वन क्षेत्र नष्ट हुए। परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई। यह भी प्रतीक है कि नागों ने आर्य राजाओं के वर्चस्व को चुनौती दी, किंतु धीरे धीरे यह विरोध समाप्त होकर सांस्कृतिक समन्वय में बदल गया। नागों ने वैदिक परंपराओं को आत्मसात किया और अपने देवताओं को आर्य देव मंडल में स्थान दिया। इसी से शेषनाग विष्णु के अधिष्ठान बने, वासुकी शिव के गले का आभूषण बने और अनंत नाग योग का प्रतीक बन गए। यह परिवर्तन नागों की सांस्कृतिक लचीलेपन और आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। कालांतर में नाग जनजातियां आर्य समाज में समाहित होती चली गईं। उन्होंने विवाह, धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से वैदिक समाज का अंग बनना प्रारंभ कर दिया था। अनेक राजवंशों ने स्वयं को नागवंशी कहा, जैसे विदिशा और मध्य भारत के नागवंश, जो गुप्त काल से पहले स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। नागवंशियों के सिक्के, अभिलेख और स्थापत्य अविशेष इस बात के साक्ष्य हैं कि ये जनजाति राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत संगठित थी। नाग समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया था। नागों की राजनीतिक कुशलता और प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। उदाहरण के लिए विदिशा के नागों, पद्मावती के भद्र नागों और कांतिपुरी के गणपति नागों ने अनेक क्षेत्रों पर शासन किया और अंततः गुप्त साम्राज्य से इनका विलय हुआ। गुप्तों के साथ नागों के वैवाहिक संबंध भी उल्लेखनीय हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह कुमार देवी से हुआ था, जो लिच्छवी वंश की थी, परंतु कुछ परंपराएं इसे नागवंशीय संबंध भी मानती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि नागों की राजनैतिक प्रतिष्ठा उस युग में अत्यंत उच्च थी। अनेक विद्वान मानते हैं कि नाग उपासना का सीधा संबंध मातृदेवी और उर्वरता के पूजन से भी था। इस दृष्टि से नाग संस्कृति भारत की उस प्राचीन द्रविड़ या प्रोटो भारतीय परंपरा का अंग प्रतीत होती है, जिसमें प्रकृति की शक्तियों को देवत्व दिया गया था। प्राचीन ग्रंथों में नाग समुदाय का जो विवरण मिलता है, उसके अनुसार नाग राजाओं का शासन मध्य भारत, विशेषतः विदिशा, पाटन, पावई, पाटलिपुत्र और कांतिक नगरों में पाया गया। उनके सिक्कों पर सर्पफण की आकृतियां अंकित होती थी, जिससे उनका नागवंशीय गौरव झलकता है। नाग शासक धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे। उन्होंने बौद्ध और वैदिक दोनों धर्मों का समर्थन किया। नागेश्वर, नागार्जुन और नागभट्ट जैसे नाम आगे चलकर बौद्ध और शैव परंपराओं में प्रतिष्ठित हुए। प्राचीन भारत के इतिहास में नाग समुदाय ने अपनी राजनीतिक कुशलता और धार्मिक व्यवस्था की छाप छोड़ी, लेकिन इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताएं भी विशिष्ट थीं। नाग समुदाय के लोग शिल्प, धातु और स्थापत्य कला में
अत्यंत निपुण थे। पुरातात्विक खोजों में नागों की कई मूर्तियां कई स्थानों पर पाई गई हैं, जिनमें मानव शरीर और सर्प के फण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहां कला उनके धार्मिक और प्रतीकात्मक भावों को प्रकट करती है। नाग समुदाय के लोग प्रकृति और जीवों के सहअस्तित्व में विश्वास करते थे। उनके देवी देवता मुख्यतः सर्प, नागेश्वर, जल और पर्वत से संबंधित थे। नागों की समाज व्यवस्था गणतंत्रीय भी कही जा सकती है, क्योंकि अनेक पुराणों और महाकाव्यीय साक्ष्यों में नागकुल शब्द आता है, जो सामूहिक संगठन का द्योतक है। नाग समाज में स्त्रियों का सम्मान था और नाग कन्याओं के अनेक प्रसंग पौराणिक कथाओं में मिलते हैं, जैसे अर्जुन और उलूपी की कथा या कृष्ण के द्वारा कालिया नाग के दमन की घटना, जो वास्तव में दो सभ्यताओं आर्य और नाग के सांस्कृतिक मिलन का रूपक है। नागों की प्रमुख शाखाएं तक्षक, ऐरावत, करकोटक, कुलिक और वासुकी मानी जाती हैं। इन नाग कुलों का निवास क्षेत्र क्रमशः तक्षशिला, प्रयाग, कश्मीर, विदिशा, नागपुर, चंपारण्य और पातालकोट तक फैला हुआ था। नाग जाति का इतिहास इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि भारत के अनेक नगर और प्रदेश उनके नाम पर आज भी जाने जाते हैं, जैसे नागपुर, नागद्वार, नागेश्वर, नागार्जुन और नागवर्धन। इन नामों की व्यापकता बताती है कि नाग संस्कृति ने भारत के भूगोल और सामाजिक परंपराओं दोनों को गहराई से प्रभावित किया। सामाजिक दृष्टि से नाग जनजाति एक संगठित समुदाय थी, जिसमें कुल प्रथा और गण व्यवस्था दोनों के संकेत मिलते हैं। वे अपने कुल देवताओं की उपासना करते थे और पंचायत जैसी संस्था में सामूहिक निर्णय लेते थे। नाग समुदाय की धार्मिक व्यवस्था के बारे में जैसा हमने जाना कि वे प्रकृति के पूजक थे, लेकिन उनकी पूजा पद्धति या उपासना का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में नागों को नागराजा, नाग देवता और नाग नदी के रूप में आज भी पूजा जाता है। नाग समुदाय की उपासना पद्धति और धार्मिक मान्यताओं की झलक आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में दिखाई देती है। जैसे उत्तर भारत में नाग पंचमी का पर्व आज भी बड़े आदर और उत्साह के साथ मनाया जाता है। साथ ही केरल के सरपकावु यानी सर्पवन और कर्नाटक के नागमंडल उत्सव इस परंपरा के जीवंत उदाहरण हैं। ये परंपराएं इस बात की द्योतक है, नाग संस्कृति केवल नाग समुदाय तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि यह भारतीय लोक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई और उसने आर्य तथा अनार्य दोनों परंपराओं को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, नाग उपासना का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि नेपाल, भूटान, बर्मा और दक्षिण भारत तक नाग पूजन की परंपरा फैली। नाग संस्कृति का प्रभाव भारतीय साहित्य में भी व्यापक रूप से देखा जा सकता है। महाभारत और हरिवंश पुराण से लेकर स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण तक नागों का उल्लेख बार बार आता है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी नागों का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध परंपरा में मणिनाग और नागार्जुन की कथाएं बताती हैं कि नागों को ज्ञान और रहस्य के संरक्षक के रूप में देखा गया। नाग समुदाय को कला और संस्कृति का संरक्षक कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नाग समुदाय की कला, संस्कृति और स्थापत्य के प्रमाण
उनकी समृद्ध परंपरा का गौरव गान करते प्रतीत होती है। नागों का प्रभाव भारतीय कला और स्थापत्य में भी अमिट है। मथुरा, नागार्जुनकोंडा, अमरावती और भुवनेश्वर जैसे नगरों की मूर्तियों में नाग रूपों का अत्यंत सौंदर्यपूर्ण चित्रण मिलता है। फर्ण फैलाए नाग और नागिन की मूर्तियां द्वारपाल, जल निकासी या मंदिर की रक्षा के प्रतीक रूप में अंकित होती थीं। नाग शिल्प की सबसे प्रसिद्ध छवियां गुप्त और उत्तर गुप्त काल की हैं, जिनमें सर्प और मानव रूप का अद्भुत संयोग मिलता है। नाग मूर्तियां केवल धार्मिक नहीं बल्कि कलात्मक कल्पना का भी प्रतीक है, जहां शक्ति, सौंदर्य और रहस्य का संगम दिखाई देता है। नाग समुदाय के जीवन में संगीत, नृत्य और उत्सवों का भी विशेष स्थान था। नाग नृत्य आज भी भारत के कई क्षेत्रों की लोक परंपरा का हिस्सा है। नाग समुदाय की पहचान समय के साथ विलुप्त होती चली गई। वैसे तो उनके पतन के कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाएं उनके पतन का कारण बनी। बाहरी आक्रमण और राजनीतिक बदलाव भी नाग समुदाय के पतन का कारण माने जाते हैं। नाग समुदाय की जनजाति पहचान भले ही विलुप्त हो गई हो, लेकिन उनकी सांस्कृतिक उपस्थिति, लोकाचार, पर्व त्योहार और धार्मिक प्रतीकों में निरंतरता आज भी बनी हुई है। नाग समुदाय ने भारत की बहुलतावादी सांस्कृतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने समाज को यह शिक्षा दी कि प्रकृति और मानव का संबंध विरोध का नहीं बल्कि समरसता का है। नागों की यह भावना भारतीय दर्शन में पर्यावरण के प्रति श्रद्धा के रूप में आज भी जीवित है। नाग जनजाति भारतीय सभ्यता की उस धारा का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें आदिमता, अध्यात्म, वीरता और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का अद्भुत संगम है। नाग केवल एक ऐतिहासिक जनजाति नहीं बल्कि भारतीय अध्यात्म और सांस्कृतिक चेतना का अमर प्रतीक है। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।